नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के समक्ष मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज जो है हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उस ज्योग्राफी में पहला चैप्टर होगा जिसका नाम होगा संसाधन और उसका विकास। ठीक है, संसाधन और विकास को देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 10 के स्टूडेंटों के लिए। तो आप लोग जो है वीडियो पर बने रहिएगा और इस वीडियो को जो है पूरा देखने का प्रयास करिएगा, ताकि यहाँ से जो प्रश्न आने वाले होंगे उसको आप एकदम से बोर्ड के लिए कंफर्म कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले एक प्रश्न बनता है, संसाधन कहते किसे हैं? ठीक है, पहला प्रश्न होगा कि संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन की हम बात करेंगे कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसी को हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें मौजूद हैं और उसका उपयोग इंसान अगर कर रहा है तो वह एक संसाधन हुआ, उसी को हम क्या कह देते हैं? संसाधन कह देते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वह चीज़ जो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करती है या पूरा करता है, वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। उदाहरण क्या हो सकते हैं संसाधन के? तो संसाधन का उदाहरण देखेंगे, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, गाड़ियाँ हो सकती है, किताबें हो सकती है और स्कूल हो सकता है। ये सब संसाधन के ही उदाहरण हैं। बात करेंगे सबसे पहले पानी कैसे संसाधन है? इसको हमने संसाधन के रूप में कैसे माना कि यह संसाधन है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो पानी क्या है कि पानी को हम लोग पीते हैं, पानी से ही सिंचाई करते हैं, पानी से ही विद्युत का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने उसका उपयोग किया कि नहीं किया? तो जिस चीज़ का हम लोगों ने अपना उपयोग कर लिया, अपने लिए उपयोग कर लिया, वह संसाधन होता है। तो पानी भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। पीने के लिए इस्तेमाल किया, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया, नहाने के लिए इस्तेमाल किया और बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हवा की बात किया जाए तो हवा जो है उससे हम लोग सांस लेते हैं, इस्तेमाल करें उसका। और क्या होता है? पेड़ पौधे और जो पवन ऊर्जा होती है उसके लिए भी हवा की ही आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भी हवा की आवश्यकता होती है, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मिट्टी भी उसी प्रकार से है। गाड़ी को भी देखिए, यात्रा करना और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आना, लेकर जाना, यह भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन ही है। किताब भी क्या है? संसाधन ही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है इस पुस्तक का होना आवश्यक है, तो इसलिए यह क्या हो जा रहा है? सब संसाधन हो जा रहे हैं। वहीं अब दूसरी हेडिंग कीजिएगा आप लोग, संसाधन के महत्व। हेडिंग हो गया होगा संसाधन के महत्व। अब इसमें देखेंगे कि इसके महत्व क्या हैं। तो ये हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संसाधनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो ये हमारी सभी आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ये भी आवश्यकता की वही पूरा कर रहा था। जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने में क्या करता है? मदद करता है। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का आधार है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का आधार है। संसाधनों का सही उपयोग हमें समृद्ध और खुशहाल बनाता है। किस प्रकार से हो गया?
ये तो हम लोगों ने जान लिया कि आवश्यकताओं की पूरी करता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। आर्थिक विकास, रुपया पैसा कमाने के लिए और सामाजिक कल्याण कार्य करने के लिए भी संसाधन की ही आवश्यकता होती है। संसाधनों का सही उपयोग हमें समृद्ध और खुशहाल बनाता है। ठीक है, इन पॉइंटों को याद रखिएगा, लिखते भी रहिएगा कॉपी पे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न होगा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? हेडिंग कर लीजिएगा, संसाधन के प्रकार। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो चीजें होती है जो प्रकृति द्वारा हमको सीधे प्रदान की जाती हैं, उन्हीं को जो है हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जबकि मानव निर्मित संसाधन की बात किया जाए तो जो मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक के माध्यम से जो चीजें बनाता है और उसका उपयोग करता है तो वह क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग आप लोग करिएगा, संसाधनों का मुख्य वर्गीकरण। जो संसाधन है उन्हीं का वर्गीकरण करना है। तो संसाधन को जो है मुख्यतः दो बड़े भागों में बांटा जाता है। क्या क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में पता होगा, जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती है वही प्राकृतिक संसाधन है, और जिन्हें इंसानों ने अपनी बुद्धि और तकनीकी के माध्यम से विकसित किया, बनाया, वह क्या है? वह है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की बात किया जाएगा तो प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिसको नवीकरण योग्य कहते हैं और अनवीकरण योग्य कहते हैं। नवीकरण योग्य है क्या? इसका मतलब यह है कि जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, अगर वो खत्म हो जाएं तो दोबारा जल्दी से बन सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नवीकरण योग्य कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो जो नदियां हैं वो सतत प्रवाहित होती रहती हैं, लगातार प्रवाहित होती रहती है। हवा है वो हमेशा बहता ही रहता है। तो ये सब चीजें जो है पुनः प्राप्त हो जाती हैं, समाप्त होने के बाद भी पुनः प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हवा का झोंका आता है, इसके बाद हवा शांत हो जाती है, तो फिर इसके बाद हवा आती है। ठीक है, तो ये सतत प्रवाह वाले हैं। जैव क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। पेड़ को काटते हैं तो पेड़ लगा भी देते हैं, फिर पेड़ तैयार हो जाता है। हम जो है खेत को जंगल में बदल देंगे, जंगल को खेत में भी बदल देंगे। ठीक है, तो ये जैव हो गया। ठीक है, अनवीकरणीय यानी कि अनवीकरण योग्य की बात करेंगे, यानी कि जिनको बनने में लाखों साल लगते हैं और एक बार खत्म होने के बाद वो आसानी से नहीं मिलते हैं, उसी को जो है अनवीकरण योग्य कहते हैं। हेडिंग लिखते रहिएगा। ठीक है, जिनका छूट रहा होगा वो एक बार जो है वीडियो को रोक करके बढ़िया से उसको लिख लेंगे, इसलिए मैं यहाँ से हटाऊं ताकि आप लोग बढ़िया से उसको लिख सको, नोट बना सको। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक चक्रीय होता है, एक अचक्रीय होता है। चक्रीय क्या है? एक चक्र के रूप में चलता रहेगा, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु है
उसका हमने उपयोग कर लिया तो उसको पुनः जो है उसी वस्तु से दूसरी चीज बना करके फिर उसका जब हम उपयोग कर लेते हैं तो उसे ही चक्रीय, जिसको रिसाइकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, इन सबको देखते हैं कि एक बार यूज होने के बाद उसको पुनः जो है गला करके पिघला करके उसको एक नई और दूसरी आकृति दे दिया जाता है, यानी कि उसको चेंज कर दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? चक्रीय कहलाता है, रिसाइकेबल कहलाता है। अचक्रीय, जिसको एक बार आपने इस्तेमाल कर दिया, समाप्त हो गया, तो वो दोबारा नहीं हो सकता है। जैसे पेट्रोल हुआ, ठीक है, कोयला हुआ, ठीक है। यहाँ पे मानवीय संसाधन, इसमें मैंने बताया कि जिन्हें इंसानों ने अपनी बुद्धि और तकनीकी से बनाया है उसे ही मानवीय संसाधन कहते हैं। क्या क्या बनाया है भाई, इसमें भी देखेंगे तो यह भी दो प्रकार का है। एक संरचनाएं एवं संस्थाएं, दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं एवं संस्था की बात किया जाए तो इसमें क्या है? तो इसमें मकान है, स्कूल है, अस्पताल है, कारखाने हैं, जिसको मानव ने अपने अनुसार ही बनाया है। मात्रा एवं गुणवत्ता की बात किया जाए तो इसमें जनसंख्या हो जाएगी और ज्ञान हो जाएगा, हुनर हो जाएगा, या आपका कौशल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी बातें समझ में आई होगी। नोट जरूर आप लोग बनाते रहिएगा, बिना नोट का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला इसमें क्या दिया हुआ है तो आगे देखेंगे। हेडिंग कीजिएगा, संसाधनों के वर्गीकरण के अन्य आधार। ठीक है, संसाधनों के वर्गीकरण के अन्य आधार। ठीक है, तो इसके अन्य आधार की बात किया जाए तो इसको जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। संसाधनों के वर्गीकरण को भी कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने देखा या अब देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पे एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन होता है। जैव संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीव होता है, ठीक है, जो जीवित है, और उसका अगर हम लोगों ने उपयोग कर लिया तो वह कहलाएगा जैव संसाधन, बायोटिक। जो जीवित है, जिसमें जीव है, अगर उसका हम लोगों ने उपयोग कर दिया तो वह क्या कहलाएगा? जैव संसाधन। देखिए, पढ़ते हैं, जिसमें जीवन होता है, यानी कि जो सजीव होता है, अगर उसका हमने उपयोग कर दिया तो वही क्या कहलाएगा? वही कहलाता है हमारा जैव संसाधन। ठीक है, जैसे उदाहरण में इंसान है, पेड़ पौधे हैं, पशु है, मछलियां हैं, ये सब होते हैं। कोयला पेट्रोलियम को भी इसमें रखा जाता है क्योंकि यह भी जो है वह जीवित प्राणियों से ही बना हुआ है। ठीक है, अजैव संसाधन जो निर्जीव चीजों से बनते हैं, मिट्टी, हवा, पानी, धातुएं और चट्टानें। ठीक है, समाप्यता के आधार पर, ठीक है, समाप्यता के आधार पे तो हम लोगों ने पढ़ा नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, आप लोग समझ गए होंगे। तो यह समाप्यता के आधार पर है। स्वामित्व के आधार पर, मतलब स्वामित्व के आधार का मतलब होता है मालिकाना हक पे। किसके आधार पे? मालिकाना हक के आधार पे बात किया जाएगा तो इसमें पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। क्या है व्यक्तिगत संसाधन? में देखेंगे जिस पर किसी एक व्यक्ति या परिवार का निजी हक हो, व्यक्ति का, जिसको इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, जैसे अपना घर, अपनी जमीन, अपनी कार, कहते हैं ना हम लोग, व्यक्तिगत, वही है व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे वही होता है व्यक्तिगत संसाधन।
सामुदायिक संसाधन जो सबके इस्तेमाल में होता है, जो सबके इस्तेमाल में यूज होता है, जिसका सभी लोग यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। यानी कि जिसका इस्तेमाल गांव शहर के सभी लोग करने लगते हैं। जैसे सरकारी पार्क हुआ, खेल का मैदान हुआ, शमशान हुआ, गांव का तालाब हुआ। शमशान में सभी लोग जाते हैं, किसी एक व्यक्ति का शमशान नहीं होता है। गांव का तालाब सभी लोगों के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए गांव का तालाब नहीं होता है। उसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। सरकारी पार्क जो होता है, खेलने का जो मैदान होता है, उसमें सभी लोग खेलते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। ये सब जो चीजें हैं वह सामुदायिक संसाधन हैं। राष्ट्रीय संसाधन की बात किया जाए, इसमें अगर देखा जाए राष्ट्रीय संसाधन यानी कि कह सकते हो देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर आने वाली सभी संसाधन सरकार के होते हैं, वह जिस प्रकार से यूज कर ले। जैसे अगर हम देखेंगे समुद्र में 12 नॉटिकल मील के जो अंदर का जो क्षेत्र होता है, जिस पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है, उसके अंतर्गत जो भी कार्य होगा, जो भी समुद्री चीज़ों का उपयोग किया जाएगा, वह जो होगा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात किया जाए तो यह हमसे परे होता है, किसी देश का नहीं होता है, किसी एक देश का नहीं होता है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो नियम कानून बनाती हैं, उसी के आधार पर आप दावा करते हो कि इस पर मेरा भी हक है। जैसे 12 नॉटिकल के बाद 24 नॉटिकल मील आता है, 24 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल मील आता है। उसके अंतर्गत या उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में कहलाता है। जैसे एक द्वीप होता है, द्वीप को लेकर के दो देशों के बीच झगड़े चलते रहते हैं कि इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा हक है, क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय सीमा होता है उससे वो बाहर होता है। ठीक है। अब विकास के स्तर पर यानी कि विकास के स्तर के आधार पर बात किया जाए तो संभावी संसाधन यानी कि जो संभावना है, देखिए किस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या चीज। कहने का मतलब है संभावी संसाधन होगा क्या, इसकी संभावना है। कहने का मतलब क्या है, संभावना है। क्या है, जो किसी इलाके में मौजूद है लेकिन अभी उनका पूरी तरह से इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, संभावी संसाधन का मतलब जो किसी इलाके में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है, उसी को कहते हैं संभावी संसाधन। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है, लिखते रहिएगा, जिनका सर्वे हो चुका है, मात्रा पता है और आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को हम कह देते हैं विकसित संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन सब का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। भंडार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्यावरण में मौजूद वो चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, जरूरतों को पूरी कर सकता है, लेकिन हमारे पास उसको इस्तेमाल करने के लिए संसाधन नहीं है, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को कहते हैं भंडार। जैसे हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में जल है, लेकिन उसी जल से यानी कि H2O जो जल का सूत्र है, उसी से H2 यानी कि हाइड्रोजन को हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। अगर यह हमारे पास तकनीकी होती कि जल से अगर हम हाइड्रोजन को बाहर कर देते तो उस कंडीशन में जो है हाइड्रोजन से गाड़ियों को चलाना हम स्टार्ट कर देते, जो बहुत ही कम पैसे वाला होता। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है आसानी से गाड़ी को चला लेता, उसमें ज़्यादा उसको पैसा तेल के लिए खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है।
आगे देखते हैं। अंतित कोष, यह भंडार का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भंडार का ही हिस्सा है। इसके इस्तेमाल की तकनीकी तो हमारे पास है। इसके इस्तेमाल की तकनीकी तो हमारे पास है, लेकिन इसे हमने भविष्य के लिए बचा करके सुरक्षित रखा है। ठीक है, उसे ही कहते हैं अंतित कोष। रिजर्व फाउंड बोलते हैं इसको, रिजर्व फाउंड बोलते हैं। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी बहुत बहता है, बहुत नदी का पानी है, लेकिन उन सभी नदियों के पानी का यूज हम बिजली बनाने में नहीं करते हैं, रोक के रखे हुए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम बनाएंगे उसके। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बढ़िया से जो है नोट बनाइएगा। यह नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, खाली कॉपी कलम लेकर के बैठना नहीं है। ठीक है, चलिएगा, नहीं तो क्लास में पकड़ेंगे ना ऑफलाइन वाले में, तब बताएंगे आप लोगों को। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखो क्या कह रहा है। संसाधन को तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन संसाधनों का अगर हम अंधाधुंध उपयोग करें, बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करें, तो इससे होने वाली समस्याएं कौन सी हैं? तो कहेंगे संसाधनों का अधिक उपयोग करने से 3 समस्याएं सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। एक है संसाधनों का खात्मा। अगर इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे हम तो संसाधन क्या हो जाएंगे? एक दिन समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, यह जो है अमीरी और गरीबी की खाई को बनाता है। तीसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के लिए जो है यह जिम्मेदार है। अधिक संसाधनों का उपयोग इन 3 चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। कैसे? तो उसको देखते हैं। संसाधनों का खात्मा, कुछ लोग जो है लालच में आकर के जो है संसाधनों का जो है पर्याप्त मात्रा में खपत कर रहे हैं, उसका खर्चा कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि घर बिल्डिंग बनाना है तो उसमें अगर दरवाज़ा लगाना है, खिड़की लगाना है, तो लकड़ी की आवश्यकता होती है, और हम सबसे ज़्यादा वनों को, जंगलों को, पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो है खिड़की जंगला जो है बनना स्टार्ट होता है। तो इससे क्या हो रहा है? वन के वन काटे जा रहे हैं। जब वन कट रहे हैं तो इससे नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को, क्योंकि जब वन कटेगा तो जंगल कम हो जाएंगे, जो वन है वो कम हो जाएंगे, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर उसके जल स्तर में जो है कमी आएगी। जल स्तर में कमी आएगी, साथ ही साथ जो उस वन में, जंगल में जो जीव जंतु रह रहे थे उनका आवास समाप्त हो जाएगा, तो उनके लिए भी खतरा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं। अमीरी गरीबी की बात की गई, यह अमीरी और गरीबी की खाई को बना रहा है। कैसे बना रहा है? देखिएगा, जिसके पास जितना संसाधन है वह अमीर कहलाएगा, जिसके पास संसाधन नहीं होता है वह गरीब कहलाता है। जैसे अगर मेरे पास 4 चक्का गाड़ी हो, ठीक है, बिल्डिंग हो, खूब बढ़िया हवेली हो, तो उसमें संसाधन भी तो लगे हैं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं अमीर कहलाऊंगा। कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है, झोपड़ी में रहता हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? गरीब कह देते हैं। तो यही संसाधन का उपयोग अमीरी और गरीबी की खाई को भी बना रहा है, तो ये समस्या पैदा कर रहा है। सब लोग अमीर बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाए, ठीक है, अब देखा जाए तो संसाधन का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। गाड़ी देखेंगे, जहाज देखेंगे, रेल देखेंगे, कल कारखाने देखेंगे, तो इन सभी से क्या निकलते हैं? धुएं निकलते हैं।
तो धुएं में भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम प्रकार की गैसें हैं जो क्या करती हैं कि ओजोन परत के होल को, ओजोन परत में होल करती हैं, धीरे धीरे उनको बड़ा करती हैं। ठीक है, तो यह क्या कर रही है कि ओजोन परत को भी जो है गड़बड़ कर रही है। जब ओजोन परत का क्षरण होता है तो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वह सीधे धरातल पर आती है, जो रोग का कारण होती है, और इस धरा पर आने के बाद ताप को बढ़ा देती हैं। ठीक है, जब ताप बढ़ाएंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्या होगी, तो वही चीजें हैं। ठीक है, तो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का हम लोग यूज कर रहे हैं, और वह कभी सड़ता गलता नहीं है, उसको हम कहीं पर फेंक देते हैं तो वह भी क्या करता है कि प्रदूषण ही फैलाता है। ठीक है, इतनी प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए हमें संसाधनों का जो उपयोग है सोच समझ करके जो है सीमित तरीके से करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में जो है संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास है क्या? सतत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण अगर टॉपिक की बात किया जाए तो सतत पोषणीय विकास ही है। इसको जो है बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि यह है क्या सतत पोषणीय विकास। चलिएगा, इसके परिभाषा को देखते हैं। ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना काम किया जाए। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है ना? यानी कि ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना काम किया जाए और आज की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ, आज की ज़रूरत को पूरा कर लिया जाए, इसके साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी मतलब अपने बच्चों के लिए संसाधनों को बचा करके रखा जाए, यही कहलाता है सतत विकास। ठीक है, क्या कहता है? सतत विकास। कि हम लोगों को जो है किसी भी संसाधन का दोहन उतना ही करना है जितना कि काम चल जाए, अधिक मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो आने वाले भविष्य हैं उनके लिए भी तो संसाधन होना चाहिए। नहीं तो गरियाएंगे सर कि सब अपने इस्तेमाल कर गए। अभी देखिए पेट्रोल डीजल है, अगर हम ही लोग सारा का सारा यूज कर जाएंगे तो जो आने वाले बच्चे होंगे, भविष्य के जो बच्चे हैं, उस साइकिल से चलेंगे तो गरियाएंगे कि नहीं गरियाएंगे? तो इसी बात को ध्यान देना है, ठीक है ना? यूज करना है कि आज हम भी गाड़ी से चल रहे हैं, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी में, तो जो आने वाले भविष्य में बच्चे हैं वो भी उस तेल का उपयोग कर सके, वो भी गाड़ी से चल सके। इसे ही क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम रखा गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसको बढ़ावा देने के लिए जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में दुनिया के नेता जो है आकर के मिले। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में। इसको जो है यानी कि इस संयुक्त राष्ट्र यानी कि इसको जो है क्या कहा गया? इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहा गया, यानी कि UNCEF कहा गया। UNCEF कहा गया, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जबकि इसी को इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ऑन, चलिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन है। इन्हीं सब चीज़ों पर बातें हो रही हैं। इसमें विभिन्न देशों के लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए थे और इसी के बातों को रखे थे। इस पर जो है अपना मत दे करके बताया कि किस प्रकार से हम लोगों को जो है विकास करना है कि आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं वो भी इसका उपयोग कर सकें। अब इसी के आगे देखा जाए एजेंडा 21, ठीक है। इसी सम्मेलन में 21वीं सदी के एक प्लान, इसी सदी में जो है एक प्लान पास किया गया जिसका मकसद गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के नुकसान को मिलाकर के खत्म करना था। एजेंडा 21 का मतलब क्या था, ठीक है। 21वीं सदी में यह सम्मेलन हुआ जिसका प्लान यह था कि गरीबी, बीमारी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं उनको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। कितना मिनट की वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।